हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज की क्लास हम लोग लेने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। बहुत दिनों से मेरी कुछ तबीयत वगैरह नहीं सही थी, इसलिए मैं क्लासेस वगैरह नहीं ले पाया और कुछ एग्ज़ाम्स भी लगे थे। तो आज मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो बायोलॉजी की शुरुआत इसी चैप्टर से करते हैं, तो हम भी बायोलॉजी के इस चैप्टर को आप सभी से के सामने शुरू करते हैं। आज चैप्टर ये शायद 4-5 दिन में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे आज किन किन टॉपिक्स के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, देन बात करेंगे सेल थ्योरी क्या होती है, किसने दी, देन ओमनी सेलुला ई सेलुला की बात करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे। अच्छा, इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में ये हम आपको बता देंगे कि क्या डिफरेंट साइज़ की कौन कौन सी सेल्स होती हैं, जिनको याद करना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा। एज इट इज़ डेटा को याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में उठ करके ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात करेंगे सेल की। सेल अपने आप में बहुत ही बेसिक यूनिट है, जो कि लाइफ में किसी भी लिविंग बीइंग के कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका शरीर जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हो आप इनको। ठीक है, तो एक बार मैंने एक छोटे बालक से डेफिनेशन पूछी कि सेल क्या है। 8th क्लास में था बच्चा, तो उसने बताया, उसको एज सच डेफिनेशन नहीं पता थी, लेकिन उसका कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा हमको। उसने कहा जैसे दीवार जो है वो ईंट से बनी होती है, वैसे ही हमारा शरीर जो है वो सेल से बना होता है। शायद 8th की NCERT में ऐसा ही कुछ लिखा भी हुआ है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, यूनि का मतलब होता है एक, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, द ऑर्गेनिज्म हुज होल बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक, सेलुलर। ठीक, मल्टी सेलुलर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, तो ऑर्गेनिज्म विल कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन इसके बाद बात करेंगे कि क्या सेल होना आवश्यक है। जी हाँ, NCERT पहले पैराग्राफ में लिखती है क्या कि एनीथिंग लेस देन सेल शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल से भी छोटा जो भी कोई पार्टिकल होगा, सेलुलर पार्टिकल, जैसे अगर यहाँ पर मैं राइबोसोम को छोड़ दूँ, ये राइबोसोम है आपका, तो क्या आप इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल नहीं है। कंप्लीट सेल जो है उसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं, जो यदि वो यूनिसेलुलर हो। ठीक है, तो अब बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले पैराग्राफ में NCERT क्या लिखती है कि होल जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोगों में, जैसे डाइजेशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, वो सभी छोटे तौर पे एक ही सेल के अंदर करा दी जाती हैं। किनमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यही बात NCERT ने पहले पैराग्राफ में बताई है। और वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसके लिए अलग अलग सेल्स डिफाइंड होती हैं कि आपको अगर रेस्पिरेशन का काम करना है तो आपके पास एल्वियोलर सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें। देन अगर और छोटे लेवल पर लेकर के जाएँ, जैसे क्वानोसाइट्स का नाम सुना होगा पोरीफेरा में आपने, तो क्वानोसाइट्स जो सेल हैं वो किसका काम कर रही हैं? वो कैप्चर ऑफ प्रे का काम कर रही हैं, फूड गैदरिंग का काम कर रही हैं। तो इस तरह भी है, और एक्सक्रीशन का भी काम वही, रिमूवल ऑफ वेस्ट का भी काम वही कर रही हैं। तो इसलिए इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर in regards to the function of the cells ना, function of the body। वहीं यूनिसेलुलर में सब काम एक ही सेल्स द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े और बात करेंगे, 2 साइंटिस्ट आए हमारे पास। कौन? मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। भैया जो मैथियस स्लाइडेन थे ये जर्मनी के थे और ये थे बॉटनिस्ट। वहीं हमारे जो थियोडोर स्वान साहब थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। NCERT ने बात बताई है हमको। मैथियस स्लाइडेन ने प्लांट सेल्स पे काम कब किया? 1838 में।
ठीक, इसके पहले एक फैक्ट आपको बताने से रह गए हम, क्या कि हमारे जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek साहब थे, ये भी सेकेंड पैराग्राफ में ही एनसीईआरटी ने लिखा है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek साहब थे, इन्होंने पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। डेट देख लेना, शायद 1863 में की थी लिविंग सेल की, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी। वैसे तो सेल जो है, डेड सेल रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजी थी, पर वो कॉर्क सेल्स थी, तो उन्हें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला था, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते एज डिस्कवरी ऑफ सेल। लेकिन लिविंग सेल किसने खोजी थी? लिविंग सेल खोजी थी हमारे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek साहब ने। ठीक है, तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट बताई गई। इसके बाद एक और बात लिखी थी हमारी एनसीईआरटी माता ने, क्या लिखा था? रॉबर्ट ब्राउन के बारे में लिखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी। यहाँ पर यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था? लिविंग सेल डिस्कवर की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। लेटर ऑन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने स्लाइडन और स्वान के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट दो साइंटिस्ट हैं। मैथियस स्लाइडन ने 1838 में प्लांट सेल्स में पे रिसर्च की और बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म, या ऐसे कह सकते हो प्लांट, ऑल प्लांट्स, चूंकि उन्होंने प्लांट सेल के बारे में डिस्कवरी की, तो ऑल प्लांट्स कंप्राइज ऑफ सेल्स। किससे? सेल से मिलकर बना हुआ है। ऐसे थियोडर स्वान साहब जो थे, जो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कुछ एनिमल सेल्स पर डिस्कवरी की और बताया कि एनिमल सेल्स के जो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। रादर देन जब आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल है। ठीक, तो इस तरह से इन लोगों में, इन्होंने 1839 में काम किया था, 1939 में थियोडर स्वान साहब ने। ठीक है, और 1838 में हमारे मैथियस स्लाइडन साहब ने काम किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग किसकी है? चलो अभी याद करा देते हैं साथ में सारे फैक्ट्स जो अभी तक बताए हमने। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया? पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आपको पता ही है। इसके बाद आगे बढ़े, रॉबर्ट ब्राउन ने लेटर ऑन न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इसके बाद हम आगे बढ़े और 1838 में हमारे मैथियस स्लाइडन नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये क्या थे? पहली बात तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया? 1838 में हमें प्लांट सेल के बारे में ये बात बता दी कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और वहीं जो हमारे थियोडर स्वान साहब थे, इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें इस हिसाब से मैं इस डिस्कवरी से हमें क्या एक बात पता चल गई? इस डिस्कवरी से हमें बात पता चली कि सेल वॉल is the characteristic feature of प्लांट सेल। किसका? प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सेल वॉल है। ये बात हमें किस बात से पता चली? ये मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान की डिस्कवरी की स्टडीज के बाद हमें ये बात पता चल गई। ठीक, इसके बाद इन्होंने, यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आप समझ गए। बता देते हैं इनकी, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर पढ़ चुके हो ना, उतना हटाता जाऊंगा। देन इन्होंने एक बात बताई, क्या? अच्छा, अब सेल थ्योरी आ गई। ठीक, ऑल ऑर्गेनिजम्स, इन लोगों ने मिलकर के 1839 में, थियोडर स्वान और मैथियस स्लाइडन ने मिलकर के 1839 में सेल थियरी दी और बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स।
पूरे विश्व में कौतूहल मच गया कि क्या नई बात बता दी कि सेल थ्योरी में बता दिया कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसके बाद पूरे विश्व में, पूरे जैव वैज्ञानिक समाज में एक कौतूहल समझ गया कि ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा कि भैया वही मुर्गी आई कि अंडा वाली बात कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन ये सेल्स आ कहाँ से रही हैं? प्रश्न आया कि ये सेल्स आ कहाँ से रही हैं। अब ये प्रश्न बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा करके मैथियस लाइडन और थियोडोर स्वान की सेल थ्योरी के ऊपर खड़ा हो गया। और इसके बाद मैथियस लाइडन और थियोडोर स्वान के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। फिर इसके बाद जब समय बीतता गया तो 1855 में हमारे एक साइंटिस्ट साहब आए जिन्होंने एनसीईआरटी लिखती है क्या, रुडोल्फ विर्चो, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो। ये रुडोल्फ विर्चो जो थे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हमारे साइटोलॉजी समाज में। इन्होंने क्या बताया कि सेल थ्योरी जो थी, सेल थ्योरी दे के कौन गया, मैथियस लाइडन और थियोडोर स्वान, इसको फाइनल शेप दिया। ध्यान देना, फाइनल शेप दिया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिया, 1855 में दिया। ठीक है, जो फैक्ट्स एनसीईआरटी में लिखे हैं एज इट इज स्पिट कर रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने फाइनल शेप दिया किसको, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। 1839 में मैथियस लाइडन और थियोडोर स्वान की जो सेल थ्योरी थी उस पर जो प्रश्न उठा उसका जवाब किसने दिया, हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब ने। इन्होंने क्या बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नहीं समझ में आया, हमें भी नहीं आया था क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है ना। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस जहाँ के साइंटिस्ट थे भैया वहीं की लैंग्वेज यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल सेल्स डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर से कौतूहल मच गया। ठीक, अब तक रुडोल्फ विर्चो से पहले हमारे मैथियस लाइडन और थियोडोर स्वान ने एक पॉइंट बताया था, क्या, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब आए, इन्होंने फाइनल शेप दिया किसको, जो सेल थ्योरी दे करके हमारे दो प्यारे साइंटिस्ट गए थे और इन्होंने क्या बात ऐड कर दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। वो फैक्ट तो सही था जो हमारे थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडन ने बताया, लेकिन दूसरा फैक्ट एक और आ गया, ऑल सेल्स डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब एक कोई सेल है, इसी से नई सेल डिवाइड करके बन जाती है, लेकिन डिवीजन की बात अभी नहीं क्लियर हुई थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनती हैं। ये बात हमारी बता दी किसने, रुडोल्फ विर्चो साहब ने। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या? सेल थ्योरी आपकी यहाँ तक खत्म हो गई। फिर इसके बाद एनसीईआरटी एक बात बताती है, 9th क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें चीक सेल ली होगी, ओनियन सेल ली होगी। सेल थ्योरी याद रखना, ये 3-4 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले एंटनी वान लीवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, लेटर ऑन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर आपको पता ही है। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। मैथियस लाइडन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल्स पे काम किया। और थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल पे काम किया। वहाँ से ये पता चला कि सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में पाई जाती है और जो एनिमल सेल है वो आउटर कवरिंग होती है किसकी, एनिमल सेल में आउटर कवरिंग क्या होती है, एनिमल सेल में आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। देन इसके बाद आगे बात पता चली क्या, ऑल
ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने जो फाइनल शेप दिया उसमें बताया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थियरी भी खत्म हो गई, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सेल ऑर्गेनेलीज की। किसकी, सेल ऑर्गेनेलीज की। ठीक, सेल ऑर्गेनेलीज का भी बहुत बेसिक बात आज पता चलेगी आपको। सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में आप बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम एनसीईआरटी ने एक बात बताई 9th क्लास में आपने ओनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल दोनों के बारे में दोनों का सेक्शन काट के देखा था, जिसमें आपको पता चला था कि एक प्लांट सेल है ओनियन पील सेल और जो ह्यूमन चीक सेल है वो एनिमल सेल है। ठीक, तो इसके बाद और आगे बढ़े तो हमने देखा कि प्लांट सेल और जो ह्यूमन चीक सेल है दोनों ही एनिमल सेल्स हैं, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हुई, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिक समझ लो अभी, उसके बाद अभी तो पढ़ाना ही है आगे। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दो नाम है, दोनों नाम से ही आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या, प्रिमिटिव। कैरियोट का मतलब कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जहाँ पर प्रेजेंट हो, जिस सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब वापस से हमारा न्यूक्लियस। जहाँ पर आपका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल, और जहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सेल ऑर्गेनेली पढ़ा दूंगा अभी। देखो, अब इसको मिटा दिया। इसके बाद आगे बढ़े, प्रोकैरियोटिक सेल की बात की। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब ऐसा सर्कुलर सा एक डीएनए प्रेजेंट है, इसी को न्यूक्लियस बोल रहे हैं, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं बेसिकली। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स है उसके पास प्यारा सा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड होता है, न्यूक्लियोलस होता है, एटसेट्रा होते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल की पहचान है क्या, यूकैरियोटिक सेल की पहचान है क्या, यूकैरियोटिक सेल की पहचान कौन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हो गए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज में आएंगे कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा आपके राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, माय बैड। इसके अलावा आपके माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, प्लास्टिड्स आ जाएंगे ना। ठीक, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा आगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन है, राइबोसोम है। राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उस पर भी प्रेजेंट होगा। ये बात एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। ठीक, इसके बाद एक बात और बताइए, एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, कौन सा, सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कौन सा, सेंट्रोसोम, जो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। ये कहाँ पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा। एनिमल सेल में कौन पाया जाएगा, सेंट्रोसोम। ये क्या काम करता है, ये कब काम आता है, सेल डिवीजन में काम आएगा। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, इसके बाद आपको बताएंगे कुछ साइजेस के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स का साइज लगभग होता है 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, माइकोप्लाज्मा। ये डेटा है भैया, एज इट इज याद कर लेना, पूछ लिया जाता है। माइकोप्लाज्मा का साइज बताया गया क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक, ये स्मॉलेस्ट सेल है, क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है।
माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया आपको आ गया समझ में। अब बात करेंगे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। देखो लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल जब बात करेंगे तो लार्जेस्ट सेल क्या आएगी, ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, एन ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट सेल। इसके बाद बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल की, तो लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल्स है। कौन है, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो होती हैं वो लगभग 90 सेंटीमीटर्स की हो जाती हैं, तो इसलिए लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है। ये ऑस्ट्रिच एग वाला क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीके वाली बुक में लिखा रहता था। ठीक, एक और फैक्ट लिख देता हूँ, क्या, ह्यूमन आरबीसी, इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देन ह्यूमन आरबीसी जो है, ह्यूमन आरबीसी का डायामीटर जो होता है वो होगा 7 माइक्रोमीटर का। शेप कैसा होगा इसका, बाइकॉनकेव शेप। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। हाँ, तो आज तक के इस क्लास को बेहद बेहतरीन तरीके से रिवाइज करिए, 2-3 बार देखिए, 2x स्पीड पर चला के एक बार नॉर्मल चलाइए, फिर इसके बाद रिवाइज करने के लिए 2x स्पीड पे चलाइए। बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन ये फैक्ट्स ऐसे ही उठ करके आपके नीट के एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इसलिए इन्हें याद रखिएगा। एंटोनी और डिस्कवरी वाले फैक्ट्स, किसने कौन सी डिस्कवरी की, वो एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं, और आज नहीं, आपको कहीं पर भी आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे वहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये नहीं कि खाली हम ही पढ़ें और कोई ना पढ़े। हाँ, ऐसा बच्चा सोचता है कि केवल हम ही पढ़ें, बाकी दूसरा कोई क्यों नॉलेज ले लेना, तो ऐसा नहीं करना। सबको शेयर करिए, जिसको भी जो गरीब है बच्चा, जिसको नहीं मिल पा रही सुविधा, तो वो यहाँ से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं कहेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।